जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफ यहाँ पे बिल अमेंडमेंट यहाँ पे 2023 का इस समय पारित हो चुका है। बस अब प्रेसिडेंट के साइन चाहिए। तो आखिर क्या है सिनेमेटोग्राफ एक्ट, इसके ऊपर पूरा जानेंगे अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ, और साथ ही साथ इसको पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, पहली चीज़ तो सिनेमेटोग्राफ आप सभी लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी तो फिल्म ज़रूर देखी होगी। यहीं पे इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप तो सिर्फ फिल्म देखते हैं, लेकिन फिल्म के आने तक का क्या क्या प्रोसीजर रहता है वो डिफाइन करता है एक बिल, एक आपका एक्ट। तो बेसिकली जब कोई भी फिल्म यहाँ पे रिलीज़ होती है, तो उसको बेसिकली रिलीज़ होने में जो भी वहाँ पे चीज़ें पार करनी पड़ती हैं, एक तरीके से हम बात करें, जो भी प्रोसीजर को वहाँ पे उसको फॉलो अप करके उसको लोगों को दिखाया जाता है। तो बेसिकली उसके पीछे एक एक्ट है, वो है सिनेमेटोग्राफ एक्ट। तो बेसिकली इसके ऊपर आज हम अच्छे से समझेंगे। और देखिए क्या रोल रहता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का इस पूरे एक्ट में। लेकिन उससे पहले मैं बेसिक से हर चीज़ को स्टार्ट करूंगा ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आए। देखिए, सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 से यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक एक्ट बनाया गया, जिसके तहत जो है कि कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है तो उनको ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं, तब जाके वो जो फिल्म है वो रिलीज़ होगी। तो देखिए, पहली चीज़ तो देखिए क्या है कि पार्लियामेंट में जब ये बिल रखा गया था 1952 में, तो उसके बाद इसमें बहुत सारे यहाँ पे चीज़ों को इंश्योर करा गया ताकि जो है फिल्म की डिसेंसी, मोरालिटी, और कोई भी फिल्म जो है कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को कहीं ना कहीं खतरे में ना डाले। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पे लाया गया। लेकिन मैं बताऊं तो टॉलरेंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी में अगर हम देखें, इसको इसने काफ़ी ज़्यादा लिमिट करा। 19 सब क्लॉज 1 ए में यहाँ पे हमें बात बताई गई थी कि आपकी जो भी जो राइट ऑफ फ्रीडम है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो जो है कि इसको लिमिट करेगा। साथ ही साथ जो है कि 90 आर्टिकल 2 के अंदर यहाँ पे 19 सब क्लॉज 2 में बताया गया कि रिस्ट्रिक्शन जो होगा ना, बेसिकली वो बेस्ड रहेगा कि अगर आपकी फिल्म कोई भी सिक्योरिटी या फिर सोवरेनिटी ऑफ द नेशन को यहाँ पे डिसहार्म करती है, मोरालिटी और डिसेंसी के पार जाती है, तो आपकी फिल्म को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करा जाएगा। तो इसी को लेकर यहाँ पे सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 यहाँ पे लेके आया गया, जिसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद जो है कि इसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे बना इस्टेब्लिश करा। जो भी फिल्म का रिजेक्शन होता है या फिर उसका एग्जीबिशन करना है, तो बेसिकली वो सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत यहाँ पे जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट यहाँ पे इसका ये एक बोर्ड बनाया गया, तो यही इसको डिसाइड करती थी। उसके बाद जो है कि यहाँ पे इसके अंदर 3 कैटेगरी लाई गई। पहली चीज़ तो थी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वो होता है बेसिकली जो सब देख सकते हैं, जो सभी लोग फिल्म देख सकते हैं, ठीक है, जो अनरिस्ट्रिक्टेड है, कोई भी अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर द पब्लिक एग्जीबिशन। और दूसरी जो कैटेगरी यहाँ पे लाई गई वो है पेरेंट गाइडेंस, जिसको हम यूए कहते हैं। तो बेसिकली जो भी फिल्म है वो आप तभी देख सकते हैं जब आपके पेरेंट्स उसमें शामिल होंगे, एंड वो आप उसी के तहत उसमें सुटेबल रहेंगे। तो ये 2 कैटेगरी यहाँ पे लेके गई। अब तीसरी कैटेगरी जो थी अडल्ट ओनली, कोई भी अगर 18 साल से अबव की आयु में है और वो इस फिल्म को देख सकता है। साथ ही साथ जो है कि अगर कोई उससे छोटा है तो वो इनएप्रोप्रिएट है, उसकी मेंटल हेल्थ में उसका असर डालेगा। साथ ही साथ जो है कि नेगेटिवली और अफेक्टेड यहाँ पे जो है नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड, और साथ ही साथ जो है कि अफेक्ट हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे देखते हुए ये जो 3 कैटेगरीज थी 1952 के एक्ट में यहाँ पे लाई गई। अब बात करते हैं आगे। देखिए, जो फिल्म होती है ना, वो इंडियन स्टैंडर्ड सोसाइटी के ऊपर बेस रहती थी। उस समय की ज़्यादातर आप फिल्म देखेंगे तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करती थी, और साथ ही साथ वो जो है 10 साल के लिए वैलिड हुआ करती थी। अब मैं आगे बात करूँ तो देखिए, जैसे कि कोई भी फिल्म आती थी, ठीक है ना, पब्लिश होती थी, तो उसका जो सर्टिफिकेट है ना, वो गैजेट ऑफ इंडिया में यहाँ पे जो आता था कि भाई अब फिल्म जो है कि यहाँ पे सर्टिफाई हो चुकी है और अब ये पब्लिश हो चुकी है। तो गैजेट ऑफ इंडिया में आना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी था। अब आगे बात करते हैं। देखिए, कोई भी फिल्म है ना, तो बेसिकली उसको ट्रायल से गुजरना पड़ता था। अब जो है कि मैंने बताया कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट है, बेसिकली वो तो ये बताएगा कि फिल्म जो है कि रिजेक्ट होगी या एग्जीबिशन होगी। अब लेट सपोज किसी व्यक्ति की जो फिल्म, किसी प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म बनाई, लेकिन उसकी फिल्म जो है कि सेंसर बोर्ड ने यहाँ पे जो है कि खारिज कर दी, भाई तुम्हारी फिल्म नहीं चलेगी, हम इसे खारिज करते हैं। तो उसके लिए वो एक ट्राइब्यूनल पे जाएगा, जहाँ पे उसके
जैसे कि अगर कोई भी पर्सन है, एक तरीके से बताऊँ, ठीक है ना, वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाइड नहीं है, एग्रीव्ड नहीं है, और जो है कि बोर्ड ने उसकी फिल्म को खारिज कर दिया, तो वो जाएगा फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्राइब्यूनल में, जिसे हम एफकेट बोलते हैं। साथ ही साथ 13 दिन के अंदर जो है कि वो अपना ऑर्डर सुना देती है। लेकिन इसके अंदर होते हैं 3 स्टेजेस। पहला होता है एग्जामिनिंग कमेटी। बेसिकली आपकी फिल्म को वो एग्जामिन करेगी कि भाई तुम्हारी फिल्म सही है कि नहीं है, ये क्या जो सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सारे मॉरलिटीज प्रिंसिपल्स को जस्टिफाई करती है कि नहीं करती है, और ये जस्ट जो भी रूल्स हैं सोसाइटी के उसको अनफॉलो तो नहीं कर रही है। उसके बाद वो दूसरी जगह जाए, आप दूसरी स्टेज में जाएगी, जिसे बोलते हैं रिवाइजिंग कमेटी। बेसिकली वो फिल्म को दोबारा रिवाइज करके देखेंगे, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ जो डिसीजन लेता है वो लेता है एफकेट, जिसे हम बोलते हैं फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो एफकेट के पास जाने के बाद ये डिसीजन रहता है कि बेसिकली आपकी फिल्म जो है कि बैन होगी या फिर पब्लिश्ड होगी फॉर द एग्जीबिशन टू द पब्लिक। एंड द लास्ट इज द कोर्ट। अगर आपकी सारी बातें यहाँ पे खारिज हो जाती हैं, आपकी फिल्म यहाँ पे बैन होती है, तो उसके बाद आपके पास जो लास्ट ऑप्शन बनता है वो है कोर्ट। अब मैं आगे बात करता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो आपको समझनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे फिल्म्स यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं इंडिया के अंदर, है ना, तो उसको जो है कि CBFC जो है यहाँ पे एग्जीबिशन करता है कोई भी फिल्म का। लेकिन देखिए, कोई भी फिल्म को ना बेसिकली जो है कि अगर उसको लाना है तो वो पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, इंटीग्रिटी एंड द सोवरेनिटी ऑफ नेशन को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करता इन सारे स्टेप्स को, तो जो है कि आपकी फिल्म नहीं चलेगी। और साथ ही साथ जो है कि सेंटिमेंट्स ऑफ द पब्लिक को भी रिस्पेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पब्लिक के सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं, तो फिल्म के ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा और फिल्म के जो है कि आगे बढ़ने के चांसेस रुक जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन फिल्म्स में अभी जो है कि बैन नहीं होती हैं, वो बेसिकली सेंसर बोर्ड द्वारा आगे बढ़ा दी जाती है, करवा दी जाती है। लेकिन जो फिल्म्स को इंश्योर करना होता है कि वो जो है कि सेक्सिज्म और कम्युनल हेट्रेड, कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इश्यूज, वुल्गैरिटी और साथ ही साथ जो है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं डिसोबे ना करे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कोई भी फिल्म को आगे पब्लिश होना है तो उसको ये सारी चीज़ पोर्ट्रे नहीं करनी है। जैसे कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वुल्गैरिटी, साथ ही साथ जो है कि कम्युनल हेट्रेड, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे यहाँ पे फिल्म बन रही हैं, और साथ ही साथ जो है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अभी कुछ समय पहले जो आदिपुरुष मूवी आई थी उसको बैन करने की मांग उठी थी। साथ ही साथ जो है कि उसने जो है कि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित करा। तो इस वजह से जो है कि यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलती है सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत। अब बात करते हैं 2019 में राज्यसभा में यहाँ पे सिनेमेटोग्राफ एक्ट को लाया गया था, लेकिन फिर इसको जो है कि पब्लिक स्टैंडिंग कमेटी को यहाँ पे रेफ़र कर दिया गया था, ठीक है। ये पूरी तरीके से पारित नहीं हुआ पाया था। जो इसमें चीज़ें उठ के आई थी कि पहली चीज़ तो जो है कि इश्यूज ऑफ पायरेसी, और साथ ही साथ जो है कॉपीराइट वायलेशन, प्रोहिबिट अनऑथराइज रिकॉर्डिंग ऑफ द फिल्म्स। ये जो 3 चीज़ थी इस बिल के अंदर रखी गई थी। लेकिन फिर जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT है, उसके पैनल ने यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दी, और उसी के बेस में आज जो 2023 का सिनेमेटोग्राफ एक्ट अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023 आपको देखने को मिल रहा है, वो जो है कि इसी रिकमेंडेशन के ऊपर बेस्ड था। जो 2019 का सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल आया था, इसी को बेसिकली रिवाइज्ड करा गया है, ठीक है। और इसमें काफ़ी चीज़ें चेंजेस करी गई है। अब पहली चीज़ तो मैं बताऊं, उससे पहले जो है कि यहाँ पे फिल्म का लाइसेंस लेना पड़ता था, जो है कि आपका 10 साल तक ही वैलिड रहता था। और जो है कि अगर कोई भी कॉपीराइट या फिर पायरेसी की इश्यूज़ में पकड़ा गया, या फिर अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग ऑफ फिल्म्स के जो है कि यहाँ पे कर रहा है, तो उसको जो है 3 साल की जेल, साथ ही साथ जो है कि 10 लाख का यहाँ पे फाइन भरना पड़ेगा। अब जो है कि मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे बैंडिट क्वीन 1994 में एक फिल्म आई। ये बेसिकली फिल्म पोर्ट्रे की गई थी फूलन देवी की ट्रू स्टोरी के ऊपर, है ना। इसमें जो है कि काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल इंस्टेंसेस जैसे गैंग रेप्स और ब्रूटैलिटी यहाँ पे दिखाई गई। इस फिल्म के अंदर सेक्सुअल वायलेंस काफ़ी ज़्यादा था, और साथ ही साथ जो है कि इसने यहाँ पे डिपिक्ट करे थे न्यूडिटी, और साथ ही साथ जो है कि इनडिसेंसी को यहाँ पे फॉलो जो है कि प्रभावित बढ़ाया काफ़ी ज़्यादा। और जो है कि इसी की वजह से जो है कि यहाँ पे इस फिल्म को मिला ए सर्टिफिकेट दैट इज़ वैलिड फॉर ओनली अडल्ट, एंड आगे जाके फिर इसे बैन कर दिया गया। अब दूसरी एक और मैं यहाँ पे केस स्टडी बताता हूँ। इंसा अल्लाह फुटबॉल नामक एक फिल्म आई थी 2010 के करीब।
तो इस फ़िल्म की डॉक्यूमेंट्री में क्या था कि जो एक कश्मीरी बॉय था, वो एक फ़ुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था अपनी लाइफ़ में। लेकिन उसके जो पिताजी थे वो कश्मीर, ये पूरे कश्मीर में रहते थे, और साथ ही साथ जो इसके पिताजी थे वो मिलिटेंसी ग्रुप से जुड़े हुए थे। और फिर उनको जो है कि इसमें जो है कि चार्ज करा गया था इनके पिताजी को, जो लड़का था। एंड इसी डिफ़िकल्टी के कारण जो है कि उस कश्मीरी जो वहाँ पे एक टेररिज्म, इंसर्जेंसी और आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शंस और मिलिटेंसी के जैसे वहाँ पे चीज़ें सामने आती हैं। तो इसी को देखते हुए सेंसर बोर्ड ने ये सोचा कि जो ये फ़िल्म है ये ऑडियंस के सेंसिटिव, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, और साथ ही साथ जो है कि ऑडियंस को यहाँ पे ये प्रभावित कर सकती है और एक टर्मोइल क्रिएट कर सकती है सोसाइटी के अंदर। तो इसी को देखते हुए जो इंशाअल्लाह फुटबॉल 2010 की फ़िल्म है, इसको यहाँ पे बैन कर दिया गया। तो देखिए, 2 मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको बताए कि आखिर फ़िल्म्स बैन किस रीज़न से होती है और उनको कैटेगरी भी किस रीज़न से मिलती है। अब देखिए, कंक्लूज़न ये है कि सिनेमैटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 जो है ना, ये इतना ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है, क्योंकि आज के अमेज़न और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे चीज़ों ने यहाँ पे एक तरीके से अपना एक जो दूसरा यहाँ पे एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया है। उससे क्या है कि एक मोरालिटी, इमोरलिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वॉयलेंस, हेट्रेड, साथ ही साथ जो है कि सेक्सिज़्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसी वजह से जो है कि जो सिनेमैटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 था, ये इतना ज़्यादा कड़े यहाँ पे एक्शंस नहीं ले पा रहा था, और उस समय जो थी ना, इसकी पावर भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आज का जो सिनेमैटोग्राफ एक्ट आया है 2023 का, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब हम बात करेंगे 2013 का क्या है सिनेमैटोग्राफ एक्ट। मैंने आपको पहले बताया, देखिए, कॉपीराइट वायलेशन, अगर कोई भी फिल्म पायरेसी या फिर अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग ऑफ द फिल्म इन सिनेमा हॉल में अगर पकड़ा जाता है इन 3 चीज़ों के कारण, तो 3 साल की जेल, और जो है कि 5% का यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है? तो 5% का यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्शन कॉस्ट भी देना पड़ेगा। और जो है कि इतना ज़्यादा जो यहाँ पे इस समय इसके लॉज़ को स्ट्रिंजेंट करा गया है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये डेफ़िनेटली असर करेगा। ठीक है? और साथ ही साथ जो है कि देखिए, सीबीएफसी ने ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फ़िल्म सर्टिफ़िकेट ने अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग, और ये तो हमने बात कर ली, ठीक है, हाँ। तो सीबीएफसी ने बेसिकली जो भी सर्टिफिकेट है ना फ़िल्म के लिए और अदर मीडिया के लिए, वो भी जारी करने यहाँ पे इस एक्ट में लाया गया है कि जो ब्रॉडकास्टिंग ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न है, तो पहली चीज़ तो वो यूए कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए, और अगर उसमें कोई भी अडल्ट सीन है तो बेसिकली उसको कट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है कि तभी उसको टेलीविज़न में ब्रॉडकास्ट करा जाएगा। तो आई होप समझ आया होगा। और उसके बाद जो है कि इसमें 3 कैटेगरी लाई गई हैं, दोबारा से ऐड करी गई है। पहले तो मैंने बताया आपको यूनिवर्सल, और जो है कि यूए जो पेरेंट गाइडेंस में आप देखेंगे, और फिर ए अडल्ट ओनली। लेकिन इस बार जो चेंजेस किए गए हैं इसमें बेसिकली वो है यूए 7+। वही उस फिल्म को देख सकते हैं, और अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में जो 7 से बड़े हैं, 7 साल से बड़े हैं। और साथ ही साथ दूसरा जो यहाँ पे दिया गया है 13+ की कैटेगरी में, अपने पेरेंट्स गाइडेंस के साथ या फिर किसी सीनियर के साथ आप ये देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो है कि यूए 16+। ठीक है? तो ये 3 जो कैटेगरी यहाँ पे 2023 में लाई गई हैं नई चीज़ के लिए। अब बात करते हैं जो आपके यूए और एस। देखिए, एस जो ग्रुप है ना, बेसिकली एक और यहाँ पे एस जोड़ा गया है, जो स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स के लिए यहाँ पे बेसिकली फिल्म्स बनती हैं। जैसे कि डॉक्टर्स के लिए, है ना, कोई सर्जरी अगर प्रोसीजर है तो उसके लिए ऊपर भी फिल्म्स बनती है, तो उसको दिखाने के लिए, और जो भी ट्रेनीज़ हैं उनको पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे वो जो फिल्म्स हैं वो बेसिकली डॉक्टर्स के लिए ही स्पेसिफाइड रहेंगी। साइंटिस्ट के लिए, साइंटिस्ट रिसर्च वर्क्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना, लैब वर्क्स होते हैं, तो उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स बनती हैं। तो वो जो है कि सिर्फ साइंटिस्ट तक ही रहेंगी। और आर्मी पर्सनल्स के लिए, जैसे कोई इम्पोर्टेंट कोई क्षेत्र है या फिर उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कोई प्रोग्राम्स हैं तो रिलेटेड हैं, और डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, उसके ऊपर फिल्म्स हैं, तो वो बेसिकली उन तक ही रहेंगी, स्पेशलाइज्ड ग्रुप के अंदर, जो एस के अंदर आते हैं। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, तो यही लोग जो है कि इनको बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं इन फिल्म्स को। और यूए जो है ना, बेसिकली वो जो चिल्ड्रन है वो फिल्म्स को देखेंगे पेरेंट्स की गाइडेंस के अंदर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मैं लास्ट चीज़ के बारे में बात करता हूँ, वो है बेसिकली जो सर्टिफिकेट है ना, वो अब जो है कि परपेचुअल हो चुका है यहाँ पे। परपेचुअली जो है कि यहाँ पे जो है कि आपके हमेशा के लिए अब ये सर्टिफिकेट रहेगा। पहले 10 साल के लिए था, लेकिन अब ये हमेशा के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे देने की मांग देने को कहा गया है इस बिल के अंदर। आप एक बार बस लाइसेंस ले लीजिए, उसके बाद आपको जीवन भर लॉन्ग टाइम जो है हमेशा के लिए
लाइसेंस मिलेगा। उसके साथ जो है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कि कोई भी सीबीएफसी के डिसीजंस के ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला, जिससे क्या था कि जो पावर्स थी ना बेसिकली सीबीएफसी की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट की पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी दखल नहीं होगा, तो इससे अपने आप ही पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई हमें इसकी देखने को मिलती है। तो आई होप आपको सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023 1952 दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल, गुड बाय।